नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, हम जो है मनोविज्ञान की विधियां पढ़ रहे थे और आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो पूरे वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके समझने वाली है और इसमें स्टेप बाय स्टेप कई चीज़ें हैं। तो आपसे कैसे भी एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, हमने मनोविज्ञान की विधियां पढ़ी, अभी पढ़ रहे हैं और विधियां हैं इसमें। उन मनोविज्ञान की विधियों के अंतर एक विधि है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो क्या होता है इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंदर? इसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन किया जाता है। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक गुण हैं, जैसे गुणों की बात करें, मैं आपको पहले एक बार सारा समझा देता हूं, फिर आगे नोट से हम बाद में देखेंगे इसको। यहां मैं लिख लेता हूं मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो अब देखिएगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो मनोवैज्ञानिक गुण हैं, मनोवैज्ञानिक गुण हैं, उन मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन किया जाता है। तो फिर अब आपके ये दिमाग में आना चाहिए कि सर ये मनोवैज्ञानिक गुण कौन से गुणों की हम बात कर रहे हैं? वो ही साइकोलॉजी के अंदर जो आप पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें समायोजन की, जैसे बात करें कुसमायोजन हो गया, समायोजन है, कुसमायोजन है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, रुचि है, अभिवृत्ति है। ये सब क्या है? ये मनोवैज्ञानिक गुणों में माने जाते हैं। तो जिसमें भी मनोविज्ञान के अंदर जो भी ये गुण हैं, इनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, तो उसी चीज के मापन के लिए क्या है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण में होता क्या है कि इन मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन होता है। कौन कौन से गुण हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है, जैसे समायोजन है, बुद्धि है, कुसमायोजन है, व्यक्तित्व है, रुचि है, अभिरुचि है। अब जैसे मान लीजिए मुझे बुद्धि है और मुझे बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से संबंधित कोई भी एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना है। तो यानी सबसे पहला पॉइंट, मैंने देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इन चीजों को समझना इतना आसान भी नहीं है और ना ही समझाना इतना आसान होता है। ये चीजें ना ही हर जगह आपको मिलेगी, चाहे आपने कहीं भी पढ़ा हो। ये चीजें इतनी आसान नहीं होती है कि इनको जैसे कोई भी, जैसे पहली बात तो है कि ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। जो पढ़ाने वाला शिक्षक भी है उसकी ये चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो ये इतनी इजी चीजें भी नहीं है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, मेरे एक एक लाइन को। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंदर हम क्या करते हैं? मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज मैं साथ में और बता दूं, कई विद्यार्थियों की जैसे हैबिट होती है कि वो साथ में वीडियो लेक्चर भी चला रहे हैं, साथ में अपना और कोई काम भी कर रहे हैं। तो ये चीज इन वीडियोज में नहीं चलेगी। अगर आपने एक दो बार बहुत अच्छे से देख लिया और समझ लिया, फिर आप चाहे रिवीजन करो उस टाइम, चाहे बाद में आप इनको साथ में चला सकते हो। लेकिन आप पहली बार ही सुन रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो और आप सोच रहे हो मैं साथ में मेरा दूसरा काम भी कर लूं, तो वो चीज संभव नहीं है। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, एक जगह ध्यान लगा करके आप सुनोगे, तब जाकर के दो तीन बार वीडियो सुनोगे, तब आप उन चीजों को कैप्चर कर पाओगे। पर इतनी गारंटी है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं फिर से ये चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत अच्छे से ध्यान लगा करके सुनना इनको। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों का, जैसे ये अलग अलग आप पढ़ते हो साइकोलॉजी में टॉपिक। तो अब जैसे मान लीजिए मुझे बुद्धि का मापन करना है, मुझे बुद्धि से संबंधित कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना है। तो पहली शर्त मैंने आपको बताई थी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण में हम अध्ययन किस चीज का करते हैं? ये जो गुण है इनका मापन करते हैं। दूसरी चीज, ये जो मापन होते हैं ये स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। यानी स्टैंडर्डाइज यानी जिसे हम कहते हैं मानकीकृत। मानकीकृत, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड। यानी आप एक तरह से नॉर्मल वर्ड यूज करते हो, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब एक तरह का, एक तरह से आप मान सकते हो कि हाँ कोई ना कोई मानक होता है।
तो ये जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, ये मानकीकृत होते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मतलब, अब पहली बात है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करेगा कौन? जिसको साइकोलॉजी का अध्ययन होगा, कोई शोधकर्ता होगा, कोई विषय विशेषज्ञ होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं जाकर के कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना शुरू कर दूं, वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण में नहीं आएगा, साइकोलॉजी की परिभाषा में। तो उसके लिए सबसे पहला जो जरूरी ये है कि जो व्यक्ति भी शोध कर रहा है, तो वो विषय विशेषज्ञ होगा, वो ही करेगा। और वो कुछ मानक तय होंगे, कुछ मानकीकृत जो है, कोई ना कोई कुछ ऐसी चीजें होगी जिनके आधार पर जो है वो व्यक्ति उस परीक्षण को करेगा। तो वो मानकीकृत कौन कौन सी हैं, इन चीजों पे हालांकि मैं पहले भी जब शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने कुछ चीजें पढ़ाई थी, वैधता, विश्वसनीयता, अगर आपको ध्यान में हो तो वो मानक होते हैं, जिसमें मानक पूरी तरह से, इसका सही नाम तो मानकीकृत है। इसमें जैसे हमको क्या है कि वैधता क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है। एक होता है वस्तुनिष्ठता, यानी ऑब्जेक्टिविटी। एक होती है विश्वसनीयता। और इसके अलावा एक जैसे होता है मानक, नॉर्म्स। तो उसमें मैंने एक दो चीजें तो आपको पहले बता रखी थी कि वैधता क्या होती है और विश्वसनीयता वगैरह क्या होती है। बाकी यहां भी पूरा अलग से मैं आपको और बताऊंगा डिटेल में इन सभी के बारे में। तो मानकीकरण जो होता है उसमें ये चीजें होनी चाहिए उस परीक्षण में, यानी वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, और वो जो है मानक जो है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उन पर वो आधारित होना चाहिए। जैसे वैधता मैंने आपको क्या बताया था कि परीक्षण तभी वैध माना जाएगा जब परीक्षण उसी मनोवैज्ञानिक गुण का मापन कर रहा हो जिसके उद्देश्य से उसको बनाया गया है। यही आपको समझाया था मैंने। तो इन चीजों के सब के अर्थ हम देखेंगे आगे। तो ये मानकीकृत आपको मैंने इसलिए शुरू में लिखा है कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, उनकी सबसे पहली विशेषता, सबसे मुख्य विशेषता यह है कि वो मानकीकृत होना चाहिए। यानी कि जो भी स्टैंडर्ड, जो भी हमने चीजें तय की है, और वो चीजें कौन कौन सी है मानकीकृत में, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और मानक, यानी नॉर्म्स। तो ये सब नाम हम आगे पढ़ेंगे कि इनके अर्थ क्या क्या हैं। अब इसके बाद में कि कोई भी हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं तो सबसे पहले उसके अंतर्गत होता क्या क्या है। अब ये चरण जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो परीक्षण करने वाला है, मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले जो परीक्षण करता है, उस परीक्षणकर्ता के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है, यह निर्धारण किया जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक गुण का मापन करना है। जैसे मैंने ए गुण लिख दिया, बुद्धि। तो सबसे पहला जो इसका चरण है कि जो मन परीक्षण करने वाला है, वो सबसे पहले इस चीज का जो है कि वो किस चीज का परीक्षण करना चाहता है, उसके द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे बुद्धि के बारे में कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना है, तो मैंने किसका चयन किया, बुद्धि का। और साथ में यह भी डिसाइड किया जाएगा कि वो किस आयु समूह के लिए किया जाएगा, किस आयु वर्ग के लिए। जैसे क्या वो किसी शैशवावस्था का जो बालक है, जैसे मान लीजिए क्या मुझे 5 साल तक के बच्चे पर परीक्षण करना है, या मान लीजिए मुझे बाल्यावस्था का कोई बच्चा है, क्या उस पर परीक्षण करना है, या जो किशोर व बालक हैं, क्या मुझे उनके लिए परीक्षण करना है। तो उसमें आयु समूह का भी जो है वो डिसाइड किया जाएगा। आयु समूह भी निर्धारित कर लिया जाता है पहले कि मुझे किस आयु समूह के लिए, किस आयु वर्ग के लिए मुझे ये बुद्धि परीक्षण करना है। तो मैं आगे और इसको दोबारा लिख देता हूं, यहाँ आगे और। तो जैसे सबसे पहला ये है कि मनोविज्ञानकर्ता जो भी परीक्षण करता है उसके द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि मुझे किस मनोवैज्ञानिक गुण का जो है वो परीक्षण करना है। तो जैसे मान लो बुद्धि के लिए करना है, या चाहे मैं समायोजन भी लिख सकता हूं, या मुझे समायोजन के लिए करना है, या व्यक्तित्व लिख सकता हूं, जिसका भी मुझे करना है। और इसके साथ मुझे आयु समूह को भी ध्यान में रखना है कि किस आयु समूह के लिए यह परीक्षण करना है। इसके बाद इसका जो सेकंड चरण है उसमें है कि पद लेखन का कार्य किया जाता है। क्या किया जाएगा, पद लेखन का कार्य। पद लेखन से मतलब आप यहां क्या समझ सकते हो, पद को इंग्लिश में कहा जाता है आइटम। और पद टर्म है क्या, दरअसल जो प्रश्न है, क्वेश्चन जो होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन के लिए साइकोलॉजी के अंदर जो टर्म यूज की जाती है वो पद टर्म यूज की जाती है। इसको थोड़ा विशेष तौर से आप ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है कि जो है ये वर्ड है पद, तो पद से आखिर तात्पर्य है क्या। तो पद से मतलब है क्वेश्चन, जो हम क्वेश्चन बनाएंगे।
उन प्रश्नों के लिए इंग्लिश में, साइकोलॉजी में टर्म क्वेश्चन यूज नहीं किया जाता। उसके लिए, क्वेश्चन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं आइटम इंग्लिश में, और हिंदी में उसे कहा जाता है पद। लेकिन ये है क्या? ये प्रश्न ही है। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर पर्सन टर्म, इन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में क्वेश्चन कहीं भी टर्म यूज नहीं की जाती। वहां क्वेश्चन की जगह टर्म यूज की जाती है पद, और इंग्लिश में उसको लिखा जाता है आइटम। तो पद लेखन किया जाएगा इसके बाद में, यानी क्वेश्चन लिखे जाएंगे। अब क्वेश्चन जो है वो कितने होने चाहिए? तो देखिएगा, ऐसा भी नहीं है कि दो चार क्वेश्चन लिख के और आपने कोई परीक्षण कर लिया, या जैसे मान लीजिए आपने इस तरह से 500 1000 प्रश्न लिख दिए एक साथ और वो दे दिया बच्चों के परीक्षण के लिए। जैसे मुझे जो किशोर वय बालक हैं उनके लिए मुझे परीक्षण करना है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने दो चार क्वेश्चन लिख दिए, और ऐसा भी नहीं है कि 500 500 1000 क्वेश्चन लिख दिए। उसमें है कि जैसे मान लीजिए मैंने 50% लिख दिए, 50 क्वेश्चन लिख दिए, 100% लिख दिए, या 150%, 150% लिख दिए। तो इस तरह से एक नॉर्मल क्वेश्चन का इस तरह क्राइटेरिया होता है कि आप 100, 50, 150, 200 इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हो। तो उस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा देखिए, मैंने चीजों को बहुत बारीकियों से देखा है, और मैंने इन चीजों को लाइव चीजें, ये परीक्षण मैंने देखी है। इसलिए मैं आपको जो इतनी बारीकी से मैं ये चीजें बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इन चीजों को बहुत बारीकी से देखा है मैंने। तो इसलिए अच्छे से इसको समझिएगा। तो ऐसा नहीं है कि दो चार क्वेश्चन लिख के दे दिए या 500 1000 दे दिए। एक होता है कि 50, 100, 150, 200, ये तय होता है इसमें कि अच्छा मुझे एक एवरेज इतने क्वेश्चन होने चाहिए। तीसरी बात, क्वेश्चन जितने मुझे पूछने हैं या जितने मुझे क्वेश्चन देने हैं उससे लगभग डबल क्वेश्चन रखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 50 आइटम, 50 पद जो है ये मुझे देने हैं, ये मुझे पूछने हैं। तो 50 पद, 50 आइटम, यानी ये जो 50 क्वेश्चन है इनकी जगह मैं 100% तैयार करूंगा। मैं 100% तैयार क्यों करूंगा? क्योंकि यह माना जाता है कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, कोई कितना भी बड़ा साइकोलॉजिस्ट हो, गलती हुए बिना रहती ही नहीं है। चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हूं, और चाहे बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट जो है, विषय विशेषज्ञ हैं। क्योंकि ये परीक्षण कौन करेगा? विषय विशेषज्ञ होगा, वही परीक्षण करेगा। तो जो विषय विशेषज्ञ है उनके लिए ये भी माना जाता है कि हो सकता है कि कोई प्रश्न जो है वो वापस रिपीट हो जाए, कुछ चीजें वापस वही उसी तरह किया जाए, या हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो, कोई क्वेश्चन जो है वही गलत हो गया हो। तो इसलिए जो प्रश्न है वो कितने बनाए जाते हैं? जैसे मुझे 50 पद बनाने हैं, तो कितने पद बनाए जाएंगे? लगभग उससे डबल बनाए जाते हैं। और उसके बाद में फिर उसको दोबारा देखा जाता है, और उसमें से जो 50 है वो निकाल लिए जाते हैं, और बाकी जो 50 है वो हटा दिए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन छांटना, हटाना, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है पद विश्लेषण। इस चीज को जो नाम दिया गया है, इस टर्म के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पद विश्लेषण। पद विश्लेषण का मतलब ही क्या है कि हमने जैसे आइटम जितने चाहिए थे, जैसे आवश्यकता 50 की है, हमने 100 आइटम ले लिए। अब वो जो 100 आइटम हैं, उन 100 आइटम में से मैं उनमें से क्वेश्चन कुछ हटाऊंगा, कईयों में गलतियां होगी, कुछ एरर होंगे, कुछ क्वेश्चन अच्छे नहीं बने होंगे, कुछ बहुत ज्यादा इजी हो गए होंगे, और कुछ इतने ज्यादा क्लिष्ट हो गए होंगे जो मुझे लगता है कि हाँ, ये इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे वही बात है कि अगर मैं टेट सीरीज बनाऊं, तो मैं टेट सीरीज किस बेस पे बनाता हूं? उसी आधार पे बनाता हूं कि लगभग अगर 100 प्रश्न मुझे बनाने हैं, तो 35 से 1% तो कोई भी विद्यार्थी सोल्व कर दे उनको। उसके बाद 25 से 30% ऐसे होंगे जिसने बहुत अच्छे से मेहनत की होगी, जिसे सच्चे अर्थों में मेहनत कहते हैं, वही विद्यार्थी कर पाएगा। और उसके बाद में 5-10% ऊपर और ऐसे बनाऊंगा जिसकी उच्चतम स्तर की तैयारी हो, बहुत ज्यादा जिसने गहराई से अध्ययन किया हो, केवल वही उनको कर पाए। इस तरह से मिला जुला करके एक इस तरह का मैं पेपर बनाऊंगा। तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो पद होते हैं, पद से मतलब क्वेश्चन, तो ये इस तरह से बनाए जाते हैं कि जैसे 100 एक बना दिए, चाहिए मुझे 50 ही, तो जैसे मान लो 100 चाहिए, तो फिर मैं लगभग 150-200 के आसपास क्वेश्चन बनाऊंगा। उसमें से फिर वो इस तरह के बनाएगा कि जैसे मान लीजिए मुझे बुद्धि का मापन करना है,
तो मुझे ये तो देखना पड़ेगा ना कि वो बच्चा कौन सा, किस स्तर तक बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे इस आयु वर्ग के। जैसे किशोर आयु वर्ग है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या एक किशोर आयु का बच्चा इस प्रश्न को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है पद विश्लेषण। तो शुरू से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने देखा कि हमें यह निर्धारित करना है, जो मनोवैज्ञानिक होगा या जो शोध करता है या जो प्रयोग करता है, कि किस मनोवैज्ञानिक गुण का मापन करना है पहले वो निर्धारित करेगा, किस आयु वर्ग के लिए करना है वो निर्धारित करेगा। उसके बाद में प्रक्रिया शुरू होगी पद लेखन की। पद लेखन माना आइटम, आइटम माने क्वेश्चन। हिंदी के अंदर वो कभी भी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन टर्म यूज नहीं करेगा, इसको याद रखना। वो आइटम यूज करेगा और इधर हिंदी में लिखेगा पद। तो आइटम देख के समझ आना कि ये क्वेश्चन के लिए कह रहा है ये। उसके बाद में जो है उन पदों का विश्लेषण होगा। कुछ जैसे मान लीजिए जो ज्यादा हार्ड होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, या कोई क्वेश्चन सही तरीके से नहीं बना है, किसी में कुछ एरर है, कोई क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, तो उनको जो है उसमें से हटा दिया जाता है। या जैसे मान लीजिए कई पद ऐसे होंगे उसमें, यानी कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी भाषा जो बहुत ज्यादा जैसे मान लीजिए अस्पष्ट हो। कई बार वो पूछना क्या चाह रहा है यही उसके नहीं समझ में आ रहा। भाई साइकोलॉजिस्ट कोई प्रश्न बनाएगा तो वो ऐसे बनाएगा जो वास्तव में बच्चे के बारे में कुछ जानना हो, जिसके बारे में भी जानना है। तो कई बार क्वेश्चन बनाते बनाते कई ऐसे भी बन जाते हैं कि उसको खुद को ही नहीं समझ में आता कि यार ये चीज तो सही नहीं बनी। तो कुछ अस्पष्ट हो सकते हैं जो क्लियर नहीं हो क्वेश्चन। इसके अलावा कई जो है वो द्विअर्थी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कि आप जो जैसे नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उसमें से वो अर्थ निकल के नहीं आए, हो सकता है कोई और अर्थ निकल के आ रहा हो और बच्चा उस चीज को नहीं समझ पाए कि आखिर ये मेरे से क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं। तो द्विअर्थी हो सकता है। या जैसे मान लीजिए किसी की भाषा बहुत ज्यादा जटिल हो, प्रश्न की भाषा इतनी ज्यादा हार्ड है कि कोई उसको समझ ही नहीं पा रहा। तो इस तरह से एक बार पूरा वो बनाया जाता है और बाद में फिर जो है उसमें से वो चीजें हटा दी जाती हैं। तो प्रश्न पत्र बनाने के बाद में उसका कठिनता स्तर जो है वो चेक किया जाता है। और एक टर्म और यहां ध्यान रखना, विभेदनकारिता की जांच की जाती है। यह टर्म आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि विभेदनकारिता क्या है, कि विभेदनकारिता क्या होती है। तो देखिए नाम से क्लियर है, विभेदन से मतलब होता है विभेद करना। तो इंग्लिश में भी ध्यान रखो तो इसको लिख लेना, डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, यानी विभेद करने वाला। अब जैसे मान लीजिए मुझे किशोर आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, यानी लगभग 12-13 साल से लेकर के 18 साल तक के, 17-18 साल तक के जो बच्चे हैं, मुझे उनके बारे में बुद्धि का परीक्षण करना है कि इस क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं। और जैसे मान लीजिए कोई 11वीं क्लास है, 11th क्लास है, और मुझे उस कक्षा के 100 बच्चों का बुद्धि परीक्षण करना है कि किस बच्चे का बुद्धि का लेवल कितना है, कितनी इंटेलिजेंसी है। तो मैं जो प्रश्न बना रहा हूं, तो उन प्रश्नों में मुझे वो प्रश्न भी तो बनाने पड़ेंगे ऐसे जो एक बच्चा, एक औसत लेवल का बच्चा, एक बच्चा औसत से कम, और एक औसत से, जैसे मान लीजिए किसी की तेज बुद्धि होती है, किसी की बहुत ज्यादा तीव्र बुद्धि में आता है, कोई सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे होता है कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। वो बुद्धि के वगैरह आपने पढ़े भी हैं कई चीजें, कि आईक्यू लेवल बच्चे का किसका कितना होता है, या जैसे मान लीजिए जो भी वो चीजें हम पढ़ते हैं। मैं नॉर्मली अभी कर रहा हूं जैसे औसत से कम बुद्धि और औसत से बहुत ज्यादा। तो ये प्रश्नों का किस चीज से आप करोगे, ये विभेदन से। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देने पड़ेंगे जो ये विभेद करेंगे कि हाँ कौन सा बच्चा इनको कर पा रहा है और कौन सा नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, रीट का एग्जाम हुआ था 2018 में जैसे, और रीट का पेपर जो है फिर 2021 में भी हुआ। 2018 की जो मनोविज्ञान आई थी रीट के अंदर, वो वास्तव में ऐसी मनोविज्ञान थी कि जिसके कंसेप्ट क्लियर थे वही पेपर को कर पाएगा, और जो केवल फैक्ट फैक्ट रट के गया था, जिसने कभी वो चीजें नहीं पढ़ पाया और ना ही कि कोई उसको पढ़ा पाया, क्योंकि वो चीजें सबके क्लियर नहीं होती, जो पढ़ाने वाले होते हैं उनके भी ये क्लियर नहीं होती है।
90% के क्लियर नहीं होती। बहुत कम टीचर ऐसे होते हैं, ये वास्तविकता ही है कि बहुत कम टीचर ऐसे होते हैं साइकोलॉजी में जिनके खुद के वो कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो अब 2018 के अंदर जो पेपर आया था वो पेपर था विभेदनकारिता वाला, कि किस के जो है वो कंसेप्ट क्लियर थे और किसके नहीं थे। और 2021 के अंदर जो साइकोलॉजी का बाल विकास का पेपर आया रीट वाले में, वो विभेदनकारिता कोई विभेद नहीं था उसमें। हर किसी के 30 में से 26, 23, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, किसी के 27, किसी के 28, किसी के 29, किसी के 30 में से 30, सबका यही लगभग यही स्कोर आ रहे हैं। उसका रीजन ये कि कंसेप्ट बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे उन्होंने नहीं पूछा 2021 में। तो मेहनत करने वाला और नहीं मेहनत करने वाला, फिर वो डिफरेंस क्या रहा? 2018 वाला पेपर था वो विभेदन करने वाला पेपर था कि किसके कंसेप्ट क्लियर है, किसने मेहनत की है और केवल ऊपर ऊपर से कोई पढ़ के आया है। ये सिद्धांत किसने दिया? इसने दिया। इसमें ये कितने हैं? इसमें इतने हैं। फैक्ट फैक्ट। और 2021 का जो पेपर था रीट का, उसमें बाल विकास जो आई थी उसमें कोई भी वेदन नहीं था। तो ये मैं उदाहरण से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये विभेदनकारिता जो वर्ड है ये आपको पता होना चाहिए। विभेदनकारिता का मतलब ये होता है कि जो उसमें इस तरह के प्रश्न यानी इस तरह के जो पद, इस तरह के आइटम हमें डालने पड़ेंगे जो बच्चों के अंदर जो चीज हम देखना चाहते हैं, चाहे बच्चे हो या कोई भी, ये तो आपको उदाहरण बता रहा हूं, उसमें हम उस विभेद को देख पाए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया बुद्धि का, तो बुद्धि का अगर हमें इस मनोवैज्ञानिक गुण का अगर हमें मापन करना है, परीक्षण करना है, तो वो परीक्षण करेंगे तो हमें विभेदनकारिता का भी एक इसमें चीज ऐड करनी होगी। यानी मुझे इस तरह के पद डालने होंगे जो एक औसत, औसत से कम और औसत से अधिक जो तीव्र बुद्धि वाले बालक हैं उनमें विभेद कर सकें। तो ये इसका यहां पर अर्थ है। और कुछ जो ऐसे क्वेश्चन भी ऐड हो जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, कई बार बना दिए जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी फिर हटा दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया जैसे मुझे 50 प्रश्न बनाने हैं तो मैं कितने क्वेश्चन तैयार करूंगा? 100। अब इन 100 में से वापस मैं छांटूंगा और उसमें से फिर मेरे 50 क्वेश्चन रहेंगे और बाकी जो है या कईयों की मुझे आवश्यकता नहीं है, कई ऐसे ही बन गए, कईयों कैसे भी जो भी हैं, तो वो चीजें हटा दी जाती हैं। तो ये मेन मेन चीजें हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण की। तो बाकी आगे फिर कौन सा क्या है चीजें हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो अब आप पहले इसको समझिएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसमें क्या किया जाता है? विभिन्न मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन किया जाता है। और मनोवैज्ञानिक गुण कौन से होते हैं? तो अब आपको सबको पता है। जैसे मान लीजिए जो भी साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, चाहे बुद्धि हो गया हो, चाहे व्यक्तित्व हो गया हो, आपने पढ़े होंगे ना बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व के परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां, बुद्धि परीक्षण की विधियां, कि बुद्धि परीक्षण के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। फिर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का हम नाम देते हैं, इसने ये तरीका बताया, उसने ये तरीका बताया, उसने वो तरीका बताया। तो वो सब क्या है? वो साइकोलॉजिकल टेस्ट ही है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। और कर किसका रहे हैं? मनोवैज्ञानिक गुणों का, यानी बुद्धि का, व्यक्तित्व का, समायोजनकार, कुसमायोजनकार, ये रुचिर, अभिरुचिर, अभिवृत्तिर, ये जितनी चीजें हैं वो सब। फिर ऐसे परीक्षण किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा एक मानकीकृत प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये मानकीकृत प्रक्रिया ये बहुत जरूरी है। और मानकीकृत प्रक्रिया के अंदर क्या क्या चीजें शामिल की जाती है मैंने आपको बता दी, वो आगे हम पढ़ेंगे। जैसे उस मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है तो उसकी विशेषता क्या क्या होनी चाहिए? कि उसमें वैधता होनी चाहिए, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वो मानक कृत होना चाहिए। मानक से मतलब यहाँ नॉर्म से है। वो क्या है वो सब समझेंगे, हम इन सबको समझाऊंगा मैं आपको। इसके बाद है, सबसे पहले यह निर्धारित किया जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक गुण के मापन के लिए परीक्षण बनाना चाहता है। तो सबसे पहले जब मनोवैज्ञानिक परीक्षण होगा तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले जो प्रयोग करता है, जो विषय विशेषज्ञ है, वो ये निर्धारित करेगा कि किस मनोवैज्ञानिक गुण का हमें मापन करना है। तो किस मनोवैज्ञानिक गुण का मापन करना है, किसका परीक्षण करना है, तो सबसे पहले उस गुण का निर्धारण किया जाएगा।
साथ ही आयु समूह का भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद परीक्षण निर्माणकर्ता द्वारा, जो परीक्षण निर्माण करता है उसके द्वारा पद लेखन का कार्य किया जाता है। पद लेखन को मैंने ब्रैकेट में प्रश्न लिखा है आपको समझाने के लिए। एग्जाम में कभी भी पद के लिए प्रश्न लिखा हुआ नहीं आएगा, और पद को इंग्लिश में कहते हैं आइटम। इसको आप लिख लेना नोट जब लिखो तब। जितने पदों का परीक्षण बनाना चाहता है सामान्यतया उससे दुगने पद लिखे जाते हैं। मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल, जैसे मुझे 50 पद बनाने हैं तो मैं उससे लगभग दुगने लिखूंगा, और उसके बाद में फिर मैं करूंगा पद विश्लेषण। अब इस पद विश्लेषण के अंदर मैंने आपको बता दिया कि प्रश्न कितने हार्ड हैं, कठिन हैं, जटिल हैं, कितने अनुपयुक्त हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, कितने ऐसे हैं जो विभेदनकारिता वाला है, जो विभेद कर पाए। जैसे मान लीजिए मुझे बुद्धि का मापन करना है, बुद्धि का परीक्षण करना है बच्चों का, तो कुछ ऐसे उसमें पद हों जो उन बच्चों में विभेद कर सकें। तो यह होता है पद विश्लेषण, यानी प्रश्नों का विश्लेषण। उसके बाद ऐसे पद जिनकी भाषा जटिल हो, अस्पष्ट हो, तो उन्हें हटा दिया जाता है। या जैसे मान लीजिए कोई अनुपयुक्त प्रश्न भी आ गए जिनकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, जो मुझे लगता है कि नहीं नहीं इसको हटा देना चाहिए, तो जिनकी भाषा इतनी जटिल हो कि बच्चे समझ ही नहीं पाए, क्लियर नहीं हो। कई बार आरपीएससी मान लीजिए पेपर देती है, तो कई बार आरपीएससी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है जो समझ में नहीं आता कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, और जो कहना चाह रहे हैं उसके हिसाब से फिर ए भी राइट है और सी भी राइट है। तो आप देखते हैं कि कई बार आरपीएससी जो है वो लगभग हर पेपर में ही ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन जो है वो डिलीट करती है। कई बार सिलेबस से बाहर पेपर आ जाता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। जैसे 2016 की वैकेंसी थी शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है उस समय का याद है। जैसे कई बच्चे बता रहे थे फर्स्ट पेपर में 16% डिलीट कर दिए थे, शायद फर्स्ट पेपर ही था वो। 2016 की फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बहुत सारे स्टूडेंट को बर्बाद करके गई थी वो। फर्स्ट ग्रेड की थी वो। शायद पेपर फर्स्ट पेपर की जहां तक मुझे याद है कुछ 15-16 क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे। तो कारण था कि सिलेबस से बाहर इन्होंने पूछ लिया, और जिनके वो सही हुए थे वो, अब उनका तो नुकसान हो गया उसमें। तो इस तरह से जैसे आरपीएससी पेपर बनाती है, तो तभी कहते हैं कि आरपीएससी पेपर बनाने के लिए सही उसके पास क्या विषय विशेषज्ञ भी नहीं है जो एक अच्छा बना सकें पेपर। 100 प्रश्न बनाते हैं, उसके अंदर ही उनको कम से कम 3-4 तो क्वेश्चन बाद में डिलीट करने पड़ते हैं। 8-10 के आंसर अलग आते हैं, वो फिर उनको आंसर चेंज करवाने पड़ते हैं। वो जब आपत्तियां मांगते हैं फिर आंसर चेंज होते हैं, और कईयों के फिर भी चेंज नहीं होते, फिर विद्यार्थी कोर्ट जाते हैं। तो जब एक अच्छा विषय विशेषज्ञ अगर पेपर बनाए, तो फिर कोई इस तरह की समस्या आगे हो ही क्यों। तो आप उस चीज से जोड़ सकते हैं कि जब साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है तो इसमें वो हर चीज का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद में है कि सभी पदों की कठिनता स्तर और विभेदनकारिता की जांच की जाती है। तो ये विभेदनकारिता जो है, ये टर्म आपको मैंने समझा दिया, इसको आप अच्छे से याद रखना। और विभेदनकारिता को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी। तो ये भी आप लिखना चाहो तो डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी यानी विभेदनकारिता की जो योग्यता होती है, जो उन बच्चों में विभाजन कर सके उस चीज का। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे सभी से पूछूं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, और ये प्रश्न में अगर मैं 100 प्रश्नों में से एक प्रश्न दे दूं, तो कोई होगा क्या जिसका ऐसा कि ये क्वेश्चन भी गलत होगा। सब बता देंगे साहब इसका सही उत्तर क्या है, कि चेतक सही है। और वही मैं कंसेप्ट बेस अगर मैं इसमें से कोई क्वेश्चन बना के पूछूं तो उसमें से 80% बाहर हो जाएंगे। तो वो हो गया ना विभेद। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मानकीकरण एक जटिल प्रक्रिया होती है। जो मानकीकरण मैंने सबसे ऊपर आपको पहले बताया था कि कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है तो उसमें एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, वो आता है मानकीकरण। तो मानकीकरण के अंदर क्या क्या चीजें होती है, यानी वो कौन से स्टैंडर्ड तय होते हैं। तो क्या क्या है इसके अंतर्गत, परीक्षण की वैधता, इसके बाद में वस्तुनिष्ठता, इसके बाद विश्वसनीयता, और फिर मानकों का निर्धारण किया जाता है। वैधता को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वैलिडिटी कहते हैं।
वस्तुनिष्ठता को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। विश्वसनीयता को जो है वो क्या कहते हैं? रिलायबिलिटी कहते हैं। और मानक को नॉर्म्स कहते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष तौर से जो है वो ध्यान किया जाता है। और अब ये चारों है क्या क्या, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको समझेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आप इसी तरह से हर वीडियो को जो है वो बहुत अच्छे से बारीकी से देखते रहिएगा। आपका पेपर कहीं बाहर नहीं जाएगा इससे, ये मेरा विश्वास है। तो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उसको आप बहुत अच्छे से करते रहिए। और एक वीडियो को एक बार सुने, दो बार सुने, चार चार बार सुने, पांच पांच बार, दस दस बार। क्योंकि साइकोलॉजी कोई इतना भी आसान नहीं है कि कोई भी जैसे कुछ भी ठीक है पढ़ कर चलो आ जाए, नहीं। और इनके अंदर डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। अभी जो रीट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी इनमें से कोई ये वैधता ये वाला कोई क्वेश्चन था। उसमें विद्यार्थी बहुत कई कह रहे थे, फेसबुक पे सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, कोई कह रहा था हमारे सर ने ये पढ़ाया, हमारे सर ने ये पढ़ाया, उसने ये पढ़ाया, हमारे ये लिखा हुआ है, इसका ये होता है। जबकि बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो सही चीज पढ़ना भी आज के जमाने में बहुत बड़ी बात है, कि हमें सही चीज मिल जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ये सारे जो गुण हैं, इनमें जो ये वैलिडिटी वगैरह, ये सब चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। और अब जो है आज मेरा जुकाम जो है वो कुछ ठीक हुआ है। हालांकि आवाज़ में अभी भी थोड़ा सा है दिक्कत बोलने में। लेकिन हाँ, अब जो है वीडियो रेगुलर रहेगा, अब कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।